अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इल्म की दुनिया चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, रूस के बाशिंदे खौफ के मारे थर थर कांप रहे थे। मशरिक की सिमत से घुड़सवारों का एक बड़ा लश्कर तेजी से रूस की तरफ बढ़ रहा था। रूसी फौज ने उनका सामना करते हुए बुरी तरह शिकस्त खाई। जितने भी गांव, कस्बे और शहर इस लश्कर की जद में आए, वो सब के सब तबाह हो गए। आखिरकार रूस का सिर्फ एक ही सूबा इस लश्कर के शिकंजे में आने से बच गया और ये नोगोरोड का सूबा था। वहां के एक मौरख ने लिखा, रूस पर ऐसे कबायली हमलावरों का सिलाब टूट पड़ा जिनके बारे में हमें ना तो मालूम है कि वो कौन है और ना ही कि वो कौन सी जबान बोलते हैं। रूस पर हमला करने वाले ये घुड़सवार दरअसल मंगोल थे। उनका आबाई इलाका वस्ती और शुमाली मशरकी एशिया में वाक़या वो मैदानी इलाके में जो आज तक मंगोलिया कहलाता है। 13वीं सदी के शुरू में मंगोलों ने एशिया से यूरोप तक एक वसी इलाके पर कब्जा जमा लिया। महज 25 साल के अंदर उनके काबू में इतना बड़ा इलाका आया जितना कि रूमी सल्तनत 200 साल में मगलूब नहीं कर पाई। जब मंगोल सल्तनत अपने अरूज पर थी तो उसने कोरिया से हंगरी तक और साइबेरिया से इंडिया तक राज किया। इंसानी तारीख में किसी और सल्तनत ने इस पैमाने के मतवातर इलाके पर हुक्मरानी नहीं की। मंगोल सल्तनत के बारे में सीख कर ना सिर्फ एशिया और यूरोप की तारीख के बारे में हमारा इल्म बढ़ता है, बल्कि खुदा के कलाम में पाई जाने वाली कई सच्चाइयों की तस्दीक भी होती है। मसलन ये कि हुक्मरानों की शान और शौकत महज थोड़े ही अरसे के लिए होती है। इंसान दूसरों पर हुकूमत करके उन पर बला लाता है। इसके अलावा पाक साठ सल्तनतों को अक्सर जंगली हैवानों से तशबीह दी गई होगी, क्योंकि वह जानवरों की तरह दूसरी कौमों पर हमला आवर होती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मंगोल कौन थे। मंगोल कौम ऐसे खाना बदोश कबीलों पर मुश्तमिल थे जो माहिर घुड़सवार थे और जो मवेशी पालने के अलावा शिकार और तिजारत करने से भी अपना गुजर बसर करते थे। इस ज़माने में ज़्यादातर कौमों में सिर्फ फौजी ही जंगबाजी सीखते थे, जबकि मंगोलों का तकरीबन हर मर्द जिसके पास घोड़ा होता है एक जोरावर जंगजू और माहिर तीरंदाज था। हर कबीले का अपना अपना सरदार होता था जिसे खान का लक़ब दिया जाता था। कबायली हर सूरत में अपने सरदार के वफादार रहते थे। मंगोल कबीले 20 साल तक एक दूसरे से लड़ते रहे। आखिरकार 27 मंगोल कबीले तमुजन ने खान की सरबराही के तहत मुत्तहिद हो गए। बाद में तुर्क मुसलमान भी इस इत्तेहाद में शामिल हो गए। इन तुर्क कबीलों को तारतार कहा जाता था। इसलिए जब मंगोल और तारतार लश्करों ने यूरोप का रुख किया तो वहाँ इन्हें मजमूई तौर पर तारतार या तारतार कहा जाने लगा। सन 120 में मंगोलों ने तमुजन को चंगेज़ खान का लक़ब दिया। इस लक़ब का मतलब ताकतवर हुक्मरान या आलमगीर हुक्मरान है। इसके अलावा उस खाकान यानी अजीम खान का लक़ब भी दिया गया। चंगेज़ खान के लश्कर ऐसे तीर अंदाजों पर मुश्तमिल थे जो घुड़सवारों पर सवार होकर तीर चलाने में माहिर थे। इसलिए वो इतनी तेज़ी से हमला कर सकते थे कि दुश्मन उनका मुकाबला नहीं कर पाते। अक्सर मुख्तलिफ लश्कर एक ही वक्त में मुख्तलिफ इलाकों पर हमला आवर होते। इस तरह मैदान जंग हज़ारों मील तक फैला होता। इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक चंगेज़ खान जंगबाजी के लिहाज से सिकंदर आज़म या नेपोलियन अव्वल के बराबर था। चंगेज़ खान के ज़माने में रहने वाले फ़ारसी मौरख जूस जानी ने इसके बारे में लिखा कि वो बड़ी तवानाई, इम्तियाज, जहानत और समझदारी का मालिक था, लेकिन इसके साथ जूस जानी ने इसे कसाई का लक़ब भी दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं एशिया में चंगेज़ खान की फतूहात के बारे में। शुमाल में चीन का इलाका मांचू नामी एक कौम के कब्जे में था। उन्होंने अपनी सल्तनत को कन यानी सुनहरी सल्तनत का नाम दिया। मांचू के इलाके तक पहुंचने के लिए चंगेज़ खान के लश्करों को सहराई गोबी को पार करना पड़ा, लेकिन ये रेगिस्तान भी इन खाना बदोश की राह में रुकावट न बन सका। उन्होंने अपने घोड़ों का दूध और उनका खून पीकर इस सही सलामत पार कर लिया। अलबत्ता चीन और मांचूरिया पर फतह हासिल करने में चंगेज़ खान को 20 साल लगे। जब आखिरकार चीन इसके कब्जे में आ गया तो उसने वहां के आलमों, कारीगरों, ताजरों, अंजीरों को काम पर लगा दिया ताकि वो इसके लिए दीवारें तोड़ने वाली और पत्थर फेंकने वाली मशीनें बनाएं। इसके अलावा उन्होंने चंगेज़ खान के लिए बारूद वाले बम भी बनाए। शाहराए रेशम भी चंगेज़ खान के कब्जे में आ गई थी। इसके ज़रिए वो मगरबी कौमों के साथ और ख़ास तौर पर तुर्क सुल्तान मोहम्मद के साथ तिजारत करना चाहता था। जिस वसी इलाके पर सुल्तान मोहम्मद हुक्मरानी कर रहा था इसमें आज अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान शामिल हैं। सन 1218 में मंगोल एलची सुल्तान मोहम्मद की सल्तनत की सरहद पर पहुंचे तो वो महज तिजारती मुआहदे के लिए आए थे, लेकिन वहाँ के सूबेदार ने उन सबको कत्ल कर दिया। इसके नतीजे में मंगोलों ने इस मुस्लिम मुल्क पर दावा बोल दिया। वो सैलाब की तरह सुल्तान मोहम्मद की सल्तनत पर टूट पड़े। 3 साल तक वो लूटते और शहरों और ज़मीनों को आग लगाते रहे। उन्होंने सुल्तान मोहम्मद की रआया में खून की नदियां बहा दी। सिर्फ ऐसे लोग जिंदा बच गए जिनका कोई ऐसा हुनर था जो मंगोलों के काम आ सकता था। एक अंदाजे के मुताबिक मंगोल लश्कर तकरीबन 20,000 जंगजुओं पर मुश्तमिल था।
उन्होंने अजरबैजान और जॉर्जिया से गुजरकर कोह काफ के शुमाल में वाक़ मैदानों का रुख किया। रास्ते में उन्होंने उनका सामना करने वाली हर फौज को शिकस्त दी। इसमें 80,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल रूसी फौज भी शामिल थी। आखिरकार उन्होंने बहर हसगर के इर्द गिर्द पूरे इलाके पर कब्जा जमा लिया। उन्होंने 1300 किलोमीटर घोड़ों पर सवार तय किए। कई तारीख दानों का ख्याल है कि यह तारीख में होने वाला सबसे ज़्यादा बड़ी फतह थी जिसे एक घोड़सवार फौज ने हासिल की। चंगेज़ खान ने बाद में आने वाले मंगोल हुक्मरानों के लिए मिसाल कायम की। उन्होंने इस मिसाल की नकल करते हुए मशरकी यूरोप पर हमला किया। दोस्तों, चंगेज़ खान की पसंदीदा बीवी ने 4 बेटों को जन्म दिया। तीसरे बेटे का नाम उक्ताई था और इसको चंगेज़ खान की मौत पर खाकान बनाया गया। जिन इलाकों पर इसके वालिद ने फतह हासिल की थी, उक्ताई खान ने इनके मकामी सरदारों से खराज वसूल किया। इसके अलावा उसने शुमाली चीन में वाक़ कन नामी सल्तनत के बाकी हिस्सों पर भी कब्जा जमा लिया। मंगोल अपनी कामयाबी के नतीजे में जल्द ही ऐशो इशरत की ज़िंदगी के आदी हो गए। अपनी दौलत में इजाफा करने के लिए उक्ताई खान ने नए नए इलाकों पर हमला करने का फैसला किया। उसने यूरोप पर हमला करने के साथ साथ जनूबी चीन में वाक़ संग नामी सल्तनत पर भी हमला किया। यूरोप में तो उसने फतह हासिल कर ली, लेकिन संग सल्तनत के ज़्यादातर इलाके पर वह कब्जा नहीं जमा सका। दोस्तों, सन 1251 में मंगू खान अगला खाकान बना। अपने भाई कबलाई खान समेत उसने जनूबी चीन में वाक़ संग सल्तनत पर हमला किया। इसके साथ साथ मंगोलों के एक और लश्कर ने मगरब का रुख किया। इस लश्कर ने शहर बगदाद को खाक में मिला दिया, शहर दमिश्क को शिकस्त दी। इस वक्त ईसाई और मुसलमानों के खिलाफ सलीबी जंग लड़ रहे थे। वो ये देखकर बड़े खुश हुए कि मुसलमानों ने मंगोलों के हाथ शिकस्त खाई। यहाँ तक कि बगदाद में रहने वाले ईसाई अपने मुसलमान पड़ोसियों को कत्ल करने और उनके घरों को लूटने लगे। अब ऐसा लग रहा था कि मंगोल लश्कर मुसलमान दुनिया को तबाह बर्बाद कर देंगे, लेकिन ऐन उस वक्त उन्होंने मंगू खान की मौत की खबर मिली। एक बार फिर मंगोल फौज अपनी वतन वापस लौटी। उन्होंने 10,000 सिपाहियों को सरहद की हिफाजत के लिए खड़ा किया। थोड़े ही अरसे बाद मिस्री फौज ने इस कदर छोटे लश्कर का नामो निशान मिटा दिया। ताहम जनूबी चीन की जंग में मंगोल लश्कर ने संग सल्तनत की खिलाफ फतह हासिल कर ली। कबलाई खान इस सल्तनत पर हुकूमत करने लगा और इसे युवान का नाम दिया। उसने एक नया दारुल हुकूमत तामीर किया जो आज तक बीजिंग के नाम से मशहूर है। सन 1269 के लगभग कबलाई खान ने चीन के उन इलाकों पर भी फतह हासिल कर ली जहां संग सल्तनत की हमायती बाकी थे। इस तरह चीन तकरीबन 370 साल के बाद पहली बार मुत्तहिद हो गया। दोस्तों, सन 1300 के लगभग मंगोलों की सल्तनत में शगाफ पड़ने लगे। चंगेज़ खान की औलाद में से बाज़ अफराद ताकत आजमाई करने लगे। इसके नतीजे में मंगोल सल्तनत के दीगर हिस्सों में मुख्तलिफ खान हुकूमत करने लगे। इसके अलावा मंगोल उन इलाकों की तहजीबों को अपनाने लगे जिन पर उन्होंने फतह हासिल कर ली थी। चीन में भी कबलाई खान की औलाद एक दूसरे से ताकत आजमाई करने की वजह से अपना इख्तियार खोने लगी। चीनी लोग नाक़िस हुक्मरानी, करप्शन और खराज की बोझ से उकता गए, लिहाजा उन्होंने मंगोलों के तख्त को उलटकर युवान सल्तनत को ख़त्म कर दिया। एशिया और यूरोप में मंगोल एक आंधी की तरह आए, थोड़े ही अरसे के लिए जोरों पर रहे और फिर आंधी की तरह जल्द ही थम गए। इसके बावजूद मंगोलों ने एशिया और यूरोप के नक्शे पर अपना निशान छोड़ दिया। दरहकीकत आज भी मंगोलिया में चंगेज़ खान को बाबाई कौम ख्याल किया जाता है। मंगोलों के ऐसे ईसाई से भी वास्ता पड़ा जो बजंतीनी चर्च के एक फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे। इस फ़िरके की तबलीग की वजह से एशिया के तुर्क कबीलों में बहुत से लोग ईसाई बन गए थे। मंगोलों के इन कबीलों के साथ भी ताल्लुकात, यहाँ तक कि इन कबीलों में से कई ईसाई औरतों ने मंगोलों के शाही ख़ानदान की चंद अरकान से शादी कर ली। आजकल मंगोलों के लोग तरह तरह के मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। कुल आबादी में तकरीबन 30% परदादा के पुराने मज़हब पर चलते हैं, 23% बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखते हैं और 5% मुसलमान हैं। आबादी का बाकी हिस्सा किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता। तो दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।